कि ना 1 month my 2 attempts just wasted and मतलब ऐसे ही बेकार हो गए थे and I was at rock bottom. That was the worst time I will say in my whole preparation. 74 मार्क्स आने के बाद लाइक हाउ डिड यू चेंज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? मतलब आपने क्या रिजल्ट आने के बाद फिल्म्स पे या फोकस रहे या आपने अपने मेंस को भी इम्प्रूव किया उस? I solved lot of mocks. I think I solved around 12,000 MCQs अच्छा। at that time. तो ऐसे करके बहुत टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं टू एंश्योर कि आप जो है वो अपनी नॉलेज से लेट्स से इफ यू आर एबल टू रीच टिल 80 मार्क्स, दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम 80 टू लेट्स से 110 120. मुझे पता होता था कि भाई प्रीलिम्स निकलने वाला है. जब आंसर की चेक की मैंने मुझे आई न्यू कि 30-35 मार्क्स ऊपर है मेरे कट ऑफ से. तो एनीवे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेंस क्योंकि उसमें जो है वो एक्चुअल गेम होने वाला है. रैंक उससे आने वाली है. 2.5 months आई वाज स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन जीएस एंड एट दैट टाइम ओनली सर आई कॉन्टैक्टेड यू. उस समय अगर आपको याद हो कि सर मेरे मार्क्स जो हैं वो 330s में हैं कुछ और मुझे जो है वो उसको 400 प्लस लेके जाने हैं. तो यू एडवाइस समथिंग कि जो है वो ऐसे ऐसे करना है. मैंने उसमें यही किया था कि तुम पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिख रहे हो और वो 3-3 वर्ड के पॉइंट्स हो रहे हैं. तो वो नोट्स लग रहे थे, वो पॉइंट्स सही नहीं एक्चुअली, वो एक्चुअली नोट्स लग रहे थे. इसीलिए सर मैंने ये बात बोली बिकॉज यू सेड द सेम लाइंस. वो नोट्स नहीं लगने चाहिए. शुड लुक लाइक समथिंग कि हाँ कुछ तो सब्सटेंस है इसमें. Hello everyone, I welcome you all in this wonderful podcast with Rankers, and we have with us AI at 21 of UPSC 2024, Divyang Gupta. Divyang has, I've known Divyang for almost 4 years now, and he cracked the exam in his third attempt. He got into IPS, और इस बार he has improved his rank and he has got into IAS. So first of all, congratulations Divyang. Thank you, It's sir. a pleasure that you are here. माय प्लेजर सर. तो दिव्यांग, कहाँ से स्टार्ट हुई ये पूरी जो आपकी जर्नी है? आई थिंक यू आर फ्रॉम आईआईटी, राइट? यस सर. तो ये कहाँ से आया यूपीएससी का इंस्पिरेशन एज सच? सर यूपीएससी का इंस्पिरेशन बचपन से सच तो नहीं था मेरे अंदर. बट व्हेन आई वेंट टू आईआईटी कानपुर मैंने आई एक्सप्लोर्ड मल्टीपल थिंग्स. आई वाज इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेल, आई वाज इन द स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस एंड आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट. तो जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड आई इंटरेक्टेड विद माई सीनियर्स, so I found कि although these all things are good only, but if you want, when I interacted with the bureaucrats who were from my college, I was able to find out कि they are living a more satisfied life and they are able to see the impact of their work more compared to what others are doing. So sir तब मैंने सोचा कि जो है वो why not explore this thing. And then I started reading so many answers on different platforms and watching a lot of videos. So after that, sir, I decided कि I should go for this. तो मैंने अपने घर पे भी बताया एंड दे वर आल्सो ओके विद दिस. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड जर्नी ऑफ यूपीएससी. सो व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? मतलब कोई फैमिली में ऐसा आईएएस आईपीएस था पहले जिससे आप इंस्पायर हुए थे? नो सर, मेरी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं था. अभी रिसेंटली जो है वो थोड़े टाइम पहले मेरी भाभी जो है वो शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर. सो दैट्स द ओनली गवर्नमेंट जॉब माई फैमिली मेरी फैमिली में किसी की थी. एंड आई एम द सेकंड पर्सन हु इज़ इन द गवर्नमेंट जॉब नाउ. अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे? जी सर, पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था एंड आई मिस द लिस्ट बाय अराउंड आई गेस काफ़ी पहले की बात है वो 3-4 मार्क्स से सर मैं नहीं आ पाया था. अच्छा, तो जब पहली बार फेलियर हुआ था ऐसा क्या लगा था? क्या क्या फीलिंग थी? मतलब व्हाट वाज द फीलिंग और कैसे आप रिवैम्प हुए फिर? सर लाइक आई एम अ पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन माई एबिलिटीज़. तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पहले अटेम्प्ट में मैं आईएएस बनूंगा एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो लाइक दैट. क्योंकि जब आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाते हो सो इट फील्स लाइक कि जो है वो भाई अब तो आईएएस ही होगा सीधे. बट व्हेन द लिस्ट केम आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 6:18 PM इन द इवनिंग. और वो डे वॉज आई गेस 23rd. इट वॉज 23rd September आई गेस. तो उसके बाद जो है वो फिर जैसे मैंने लिस्ट में पहले तो टॉप 10 में आप देखते हो, टॉप 100 में देखते हो, जब 100 रैंक तक नहीं दिखा तो आई सर्च माई नेम एंड देयर वाज नो नेम, नो. वो जो एक आवाज आती है ना, ट्वीट नो रिजल्ट्स फाउंड. एग्जैक्टली. जब वो आया आई वॉज लाइक आई लिटरली लाइक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से जमीन चली गई बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी इन आईएएस और लिस्ट में ही नाम नहीं है. सो इट वॉज नॉट ओनली लाइक एक मेजर शॉक, एक शर्म भी आ रही थी कि इतना खराब कैसे हो सकता है. बिकॉज हाउ विल यू मीट योर पेरेंट्स विद सच अ रिजल्ट की जो है वो तुम बोल रहे थे कि अब तो आईएएस हो गया एंड देन सडनली एवरीथिंग इज नाउ ऑफ द टेबल. सो आई दैट वॉज वन इशू. मतलब एक मेजर सेटबैक था मेरे लिए. और सब उससे बड़ा सेटबैक ये था कि उसके 10 दिन बाद प्रीलिम्स था ऑफ 2021 अटेम्प्ट. सो और मैं नहीं पढ़ रहा था इतना बिकॉज आई वॉज श्योर कि जो है वो आईएएस में हो जाएगा उसी अटेम्प्ट में. फिर 10 दिन में जितना हो सकता था मैंने पढ़ा. मैं एग्जाम देने गया. प्रीलिम्स में ये था कि बस कट ऑफ निकल जाए किसी तरीके से एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि निकल जाना चाहिए.
फिर 15-20 दिन बाद जब उसका भी रिजल्ट आया तो उसमें भी नहीं हुआ। इट वाज लाइक इन 1 मंथ माय 2 अटेम्प्ट्स जस्ट वेस्टेड एंड मतलब ऐसे ही बेकार हो गए थे एंड आई वाज at rock bottom. That was the worst time, I will say, in my whole preparation. So that was that time. मतलब आई थिंक आप सोच रहे होगे 20-25 दिन पहले कि मैं तो आईएएस बन जाऊं, हाँ और आप आईएएस ना बने वो तो है ही, साथ में आपका 1 साल भी पूरा चला गया हाँ, बिकॉज आप प्रीलिम्स में exactly. फेल हो गए। Yes. तो डेफिनेटली एक और मार्क्स कितने थे उस साल आपके प्रीलिम्स में? सर जिस साल मैं फेल हुआ था आई स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स, 74-75 मार्क्स थे एंड कट ऑफ वाज 87 समथिंग। सो अच्छा, तो काफी- मेजर काफी। उससे गया था। अच्छा। बट वो सर वो होता है ना कि उम्मीद होती है आपको कि निकल जाएगा पहले, क्योंकि कोचिंग के जो आंसर कीज होती हैं उसमें भी काफी वेरिएशन होता है। सो किसी भी 1-2 कोचिंग से निकल रहा था तो आई वाज लाइक कि निकल जाना चाहिए, लास्ट टाइम भी निकल गया था, बट दिस टाइम इट वाज लाइक completely out. तो 74 मार्क्स आने के बाद लाइक हाउ डिड यू चेंज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? मतलब आपने क्या रिजल्ट आने के बाद फिल्म्स पे या फोकस रहे, या आपने अपने मेंस को भी इम्प्रूव किया? उस जो होते हैं ना 4-5 महीने होते हैं मेंस वाले। तो सर व्हेन द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स केम इट वाज समथिंग अराउंड आई गेस अक्टूबर की एंड था वो। तो उस समय तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना इज नॉट एडवाइजेबल। तो मैंने जो है वो पहले, मेरे पास ऑलरेडी मेंस के मार्क्स थे जो पिछले साल के थे, तो आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि मेरे जीएस में बहुत कम है या फिर मेरे ऑप्शनल में मुझे बढ़ाने हैं, ऐसे में जो भी सीन है। तो for about 2.5 months I was strictly focused on GS and at that time only sir I contacted you। उस समय अगर आपको याद हो कि सर मेरे मार्क्स जो हैं वो 330s में हैं कुछ, और मुझे जो है वो उसको 400 प्लस लेके जाने हैं, तो यू एडवाइज समथिंग कि जो है वो ऐसे ऐसे करना है। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग वर्किंग ऑन GS। मैंने नोट्स अपने जो बने हुए थे GS के, मैंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया उनको, एंड सर आई एडेड लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑल्सो इन देम। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके पहले मैं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ता नहीं था, आई यूज्ड टू रिलाई ऑन द कोचिंग वाली मैगजीन। सो आई डिड दैट एंड ऑप्शनल पे भी जो है वो मैंने काम किया, जो भी वीक चीज़ें थी। देन वंस जैन स्टार्टेड आई रिमेंबर दैट आई गेस बाय द लास्ट वीक ऑफ जैन और बाय मिड जैन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रीलिम्स। आई स्टार्टेड सॉल्विंग लॉट ऑफ पेपर्स एंड मैंने जो है वो फिर साथ में ये भी किया था बिकॉज जैन इज ऑल्सो अ बिट अर्ली फॉर द प्रीलिम्स, स्पेशली इफ यू आर गिविंग इट फॉर द सेकेंड थर्ड टाइम। तो व्हाट आई डिड वाज आई इंटीग्रेटेड माय मेंस एंड प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में मैंने, जैसे आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम में यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ व्यूज कि जो है वो बिपिन चंद्रपाल सेड दिस अबाउट मॉडरेट, और यू विल व्हेन यू कम अक्रॉस द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स ऑन दैट कि जो है वो व्हेन द ब्रिटिश केम देयर शेयर इन द इंडियन मार्केट वाज 10% लेट्स से, एंड इट इंक्रीज्ड टू 60%। सो आई यूज्ड टू कलेक्ट दिस फैक्ट्स सो दैट आई कुड ऐड दीस इन माय आंसर्स। तो ऐसे मैंने जो है वो लेट्स से एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में आप ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं which you can collect and you can bring it in your answer. So I integrated prelims and mains. This I did till Feb, I guess. After Feb, like from March itself, March, April and May, I was completely focused on my prelims. I solved a lot of mocks. I think I solved around 12,000 MCQs at that time, because I personally believe that you should be able to deliver in the way it is required in the exam. So, for example, if you are stuck in prelims, you should be solving a lot of MCQs. If you are stuck in mains, you should be solving a lot of answers. You should be writing a lot of answers. And in interview, you should be speaking a lot. So, I solved those many questions, I guess, and I focused a lot on the PYQs. So, I analyzed it from 1995 and especially focused on from 2013 to 2021 exam. So this way I did for prelims. तो क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत लोग करते हैं, बट उसको एनालाइज कैसे करते हैं? लाइक इफ यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू ऑफ प्रीलिम्स, हाउ डू यू एक्चुअली एनालाइज इट कि वो आपके काम आए? सर टू बी ऑनेस्ट, जो कोचिंग में अभी टेस्ट पेपर चलते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस उनके होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं अदर देन द स्टैटिक। सो व्हाट आई यूज्ड टू फोकस ऑन वाज कि पहला मैं सॉल्व इसलिए कर रहा था सो दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप हो मेरे अंदर। सेकेंडली स्टैटिक में तो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ ना, लेट्स से अगर जो है वो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ रहा है या लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहा है तो आई शुड नॉट बी मेकिंग एनी रॉन्ग थिंग्स ऑन दैट। और उसके अलावा जो है वो अगर कुछ मुझे नया मिल जाता है, कुछ करंट अफेयर्स, तो मैं देख लूंगा। सो दैट वाज माय ओपिनियन एंड इट आल्सो हेल्प्स यू कि आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ाता है, आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो मतलब पहले जैसे मैं कम अटेम्प्ट करता था, बट देन माय रिस्क टेकिंग लाइक एटीट्यूड हेल्प मी टू सॉल्व लाइक अटेम्प्ट मोर देन 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन। इनफैक्ट 2022 में मैं फेल हुआ था। 2022 में व्हेन आई स्कोर्ड लाइक 25-30 मार्क्स अबव द कट ऑफ, आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, 100 अटेम्प्ट करके आया था मैं। तो उससे सर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ये चीज़ों में आपको एक आइडिया मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत लोग कहते हैं और इनफैक्ट हम भी कहीं ना कहीं प्रमोट ही करते हैं कि प्रीलिम्स इज अबाउट
हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है कि एलिमिनेशन एंड ऑल दैट. तो उसका यूज कैसे किया था आपने? सर जब मैंने अभी PYQ की बात की तो व्हाट आई मेंट कि नॉट ओनली आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि कैसे जो है वो UPSC ट्रैप सेट करता है. सो देयर आर मेनी वीडियोस. एक तो वरुण जैन सर का है, और बाकी जो है वो मेरा खुद का भी एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टिप्स जो UPSC के क्वेश्चन में जनरली फॉलो होती हैं. तो उन क्वेश्चंस जैसा होता है कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो मोस्टली गलत होंगी. एक टेक्निक जो मैंने नाम दिया था कि ऑड फॉर ऑड इवन फॉर इवन, तो लेट्स से अगर 4 से ज्यादा स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट है, तो जो 3 स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, या 5 वाला 7 में होगा तो वो सही होगा. तो ऐसे करके बहुत टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं टू एंश्योर कि आप जो है वो अपनी नॉलेज से, लेट्स से इफ यू आर एबल टू रीच टिल 80 मार्क्स, these techniques will help you to increase your marks from 80 to let's say 110 120. उतना जो है वो आपका 30-40 मार्क्स का जो एज मिलता है लोगों को, आप देखते हो, that comes from these techniques. So this is the smart work which comes into play. मतलब 74 से आई थिंक कितने मार्क्स आपके? 125. सर इस बार तो मैंने हाँ इस बार जो है वो मैंने 115 में मार्क्स आए हैं जो 24 का था. अच्छा. तो विच इज अगेन ऑलमोस्ट 30 में. क्योंकि एक चीज और अच्छी चीज ये होती है कि अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी डे यू कैन स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन. नहीं तो आप 10-15 दिन वेस्ट करते हो कि होगा कि नहीं होगा. मतलब टेक्निकली आप इस डायलेमा में रहते हो. एंड इट ऑल्सो, एक तो ये चीज़ हो गई सर. सेकेंडली एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर इफ यू आर एबल टू एस द प्रीलिम्स एग्जाम, व्हाई यू कांट एम एस द मेंस एग्जाम. तो वो जो आपको जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. एंड यू आर फ्रॉम डे वन इटसेल्फ आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम मैं फोकस्ड होकर मेंस की करता था, बिकॉज प्रीलिम्स आने के बाद मुझे पता होता था फॉर द पास्ट 3 अटेम्प्ट 22, 23 एंड 24 मुझे पता होता था कि भाई प्रीलिम्स निकलने वाला है. जब आंसर की चेक की मैंने मुझे आई न्यू कि 30-35 मार्क्स ऊपर है मेरे कट ऑफ से. तो एनी वे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेंस, क्योंकि उसमें जो है वो एक्चुअल गेम होने वाला है, रैंक उससे आने वाली है. तो दैट्स व्हाई स्कोरिंग गुड बिकम्स इम्पोर्टेंट. अच्छा, प्रीलिम्स के लिए डिड यू मेड एनी वन पेजर नोट्स टाइप? Definitely sir, I made especially like if I talk about the modern history part जो स्पेक्ट्रम की 700 पेज की बुक है, I was able to revise it in 2 hours because मैंने इतने क्रिस्प नोट बनाए हुए थे कि each and everything मुझे उसकी रटी हुई थी, और वो मैं अगर 2 घंटे में देख लूँ उसको तो आई न्यू कि जो है वो भाई इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट टाइम जब होता है, जब आपका लेट्स से संडे को प्रीलिम्स है, तो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, दीज 3 days बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ देख के जाना होता है सो दैट आपकी पिक्टोरियल जो मेमोरी है वो आपको याद आ जाए. जैसे वो क्वेश्चन देखो तो यू आर एबल टू रिकॉल कि अच्छा जो है वो ऐसे ये आंसर होना चाहिए. सो दैट इज वाई सर वन पेजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस भी बहुत वाइड है, तो इट बिकम्स कि आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा कंसाइज हो. मतलब ये चीज़ है ना कि इफ यू कैन सी दोज नोट्स लास्ट डेज बिफोर द एग्जाम तो वो रिकलेक्शन इजीली हो जाता है एग्जाम. यस सर. यस. अच्छा, आपकी जो पूरी जर्नी रही है उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स, सेकंड अटेम्प्ट में आप फेल हो गए. ऐसे ही इंटरव्यू में यू हैव स्कोर्ड 204 201 हाँ 201 जब आपका आईपीएस में हुआ था, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू गॉट मार्क्स 150. तो इंटरव्यू में कैसा रहता है? लाइक हाउ डू यू थिंक, कैन यू प्रेडिक्ट योर मार्क्स एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन योर केस कि 201 क्यों आए और फिर उसके बाद 150 क्यों आए? सर इंटरव्यू के पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इंटरव्यू के पहले व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट इज द पोटेंशियल टू स्कोर मार्क्स. सो लाइक यू आर इंटरव्यूइंग सो मेनी पीपल, सो यू कैन प्रेडिक्ट द पोटेंशियल कि इसका जो है वो रेंज 180 to 190 होगी, इसकी 200 से 210 होगी. ऐसा करके यू हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पोटेंशियल टू स्कोर मार्क्स. बट इन इंटरव्यू आई से क्योंकि मैंने जो है वो जिक्सॉ वाला देखा है अपने साथ कि मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट पे आए हैं और वन ऑफ द लोएस्ट पे आए हुए हैं. सो व्हाट आई हैव रियलाइज कि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इन इंटरव्यू: कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी. आई कॉल दिस CCF. सो यू नीड टू हैव वेरी गुड कंटेंट सो दैट you have the confidence, and once you have the confidence you need to have a decent practice to speak it fluently. So if you are able to showcase these things in interview, so once the interview is done and you know that you have performed good on these fronts, you can say that you will score more than 190 or more than 200. So उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट पहले नहीं. पहले आप बस जो है वो इन चीज़ों पे काम कर सकते हो, आप अपना पोटेंशियल या सामने वाले का पोटेंशियल पता कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि कैसा है इंटरव्यू. नहीं, मुझे इनफैक्ट याद है 22 वाले इंटरव्यू में यू हैड वर्क लाइक एनीथिंग. मतलब तुमने इतने अच्छे नोट्स बना लिए थे, तुमने इतने ज़्यादा 1-to-1 मॉक्स जो सब दिए थे, एंड यू वर एबल टू इम्प्रूव विद टाइम, बिकॉज आई थिंक तुम्हारे फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू मार्क्स कम थे. हाँ सर. राइट. तो दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट अबाउट दिव्यांग कि हिज एबिलिटी और हिज जो होता है ना भूख होती है कि भाई अगर नंबर नहीं आए हैं तो नंबर इंक्रीज करने हैं चाहे कुछ भी हो. और
आई हैव सीन कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का लक होता है, बट विद द केस ऑफ दिव्यांग आई हैव सीन कि इट्स शेयर हार्ड वर्क। वैसा नहीं है कि कोई लक इसको कोई फेवर किया है कभी भी, इनफैक्ट लक तो उसके अगेंस्ट ही रहा है मोस्टली, तो वो शेयर हार्ड वर्क ही रहा है जो मैंने देखा है तुम्हारा। अच्छा, चलो अब आते हैं ट्रेनिंग पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यू हैव डन बोथ द ट्रेनिंग्स नाउ, एटलीस्ट फाउंडेशन ट्रेनिंग आपने आईएएस की कर ली है और एनपीए की भी ट्रेनिंग करी है। लोग बहुत कहते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो आर्मी जैसी होने लगी है। क्या लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग एट नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद? तो सर व्हेन आई वेंट टू एनपीए, तो मैं मेंस दे के गया था 2024 का। और मेंस में आप कंसिस्टेंटली बैठ के जो है वो पढ़ते ही हो। तो माय वेट वाज एट दैट टाइम 87 kg, सो बीएमआई वुड बी अराउंड 28-29, व्हिच इज ओवर वेट कैटेगरी। सो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं फिट नहीं था। एंड जब उन्होंने रनिंग स्टार्ट करवाई, पीटी स्टार्ट करवाई, तो इट यूज टू लाइक बॉडी यूज टू एक लाइक एनीथिंग, मतलब पेन होता था, बॉडी पेन। तो उस समय जो है वो गुस्सा आती थी। इनिशियल के 1-2 मंथ बहुत टफ होते हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्लमेटाइज टू दैट थिंग। अब मैं जब मेंस से रहा था तो आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू स्लीप एट 5 AM। जब वहाँ एनपीए पुलिस अकेडमी गया तो वहाँ पे आई हैव टू वेक एट 5 PM। तो मुझे जो एकदम सडन जो शिफ्ट हुआ था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट कि वेट कम हो रहा है, आई एम गेटिंग फिट, मेरा स्टैमिना बढ़ रहा है, एंड आई एम एबल टू रन लाइक 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स इतना विदाउट इवन, मतलब ऐसे पर्सपिरेशन इतना नहीं हुआ है, थका नहीं मैं इतना। तो देन जो है वो आप एंजॉय करने लगते हो। सो आफ्टर दैट, आफ्टर 1-2 months, after 2 months I will say I started enjoying it, because it teaches you a lot of skills also. Like I enjoyed firing. मैंने almost 15 weapons से firing की हुई है, including rocket launcher. उसके अलावा I learned swimming. I learned horse riding. I used to love horse riding. And उसका then you learn so many things like ride control module, कि आप राइड को कैसे संभालोगे। आप जो है वो अर्बन मॉड्यूल में अगर कोई हॉस्टल सिचुएशन होती है, हाउ विल यू न्यूट्रलाइज एंड एक्ट ऑन दैट। तो व्हेन यू लर्न दीज थिंग्स, आपका हॉराइजन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो इसलिए जब रिजल्ट आया तो आई वॉज इन द जंगल। तो उस समय हम लोग का जंगल मॉड्यूल चल रहा था, तो मुझे तब पता चला। एंड उसके बाद भी जो है वो आई न्यू कि मैं आईएएस बन गया हूँ। उसके बाद भी आई कंटिन्यू ट्रेनिंग फॉर लाइक 3-4 महीने और ज़्यादा ट्रेन किया था। और जब मैंने रिज़ाइन किया, उसके रिज़ाइन करने के बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है वो परमिशन लिया, आई वेंट एंड शॉट 200 राउंड, क्योंकि मुझे पता था कि अब पता नहीं शूटिंग कब करने को मिलेगी। तो दैट वाज आई लव शूटिंग दैट मच। तो सो बाय द एंड ऑफ द टाइम, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट लाइक एनपी ट्रेनिंग, बट जब मैंने एंड किया, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग आई हैव एवर गॉट इन माय लाइफ टिल नाउ। इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पार्ट कितना होता है ट्रेनिंग में? जैसे फिजिकल कितना होता है और एकेडमिक कितना होता है? सर इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स फिजिकल, बिकॉज अगर मैं ऑफिशियल वर्किंग आवर्स बताऊं, तो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स वुड बी 10 hours, ऑल्दो वो खिंच के 12-13 hours हो जाता है दिन का। तो आउट ऑफ दोस 10 ऑफिशियल आवर्स, 6 hours तो वर डेडिकेटेड जस्ट फॉर फिजिकल, एंड 4 hours वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इंडोर क्लासेस। तो मोर और लेस मतलब इट वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द फिजिकल एस्पेक्ट, बिकॉज उसमें आप, क्योंकि आईपीएस का इन जनरल अगर आप प्रोफाइल देखो, इफ एसपी इज देयर और एएसपी इज देयर, दे हैव टू डील विद द law and order and the other issues, so they have to be adapt at multiple skills, hard skills. तो उसके लिए जो है वो it is very important that they teach you these things. तो इसलिए it was more on outdoor thing. अच्छा, देन यू हैव आल्सो डिड, अभी लवासना की ट्रेनिंग भी आपकी हुई है फर्स्ट फेज, तो हाउ डिफरेंट विल यू फाइंड बोथ दीज ट्रेनिंग्स? A lot of very different from what NPA did, because first thing was that like this is in Lavasana I have undergone only foundational course. So foundational course is not that much mentally taxing. It is very easy, subjects are very easy, so you don't learn a lot of things new. FC is just to ensure that you are able to intermingle with a lot of people. So people from different services come, like IPS, IFS, IRS, so these people come. So all the activities which are designed in Lavasana, they are mainly to ensure that you are able to intermingle with these things, so that the departmental silos which have happened in the country at the top level, they break when you reach at that level. So the main purpose of the training was this only. So that is why Lavasana is completely different. It was more enjoyable, more fun. I had like I can say that the body used to pain less compared to NPA, and I was able to recover, and we were able to bond on a good basis, on a larger basis. लबासना की ट्रैक जो है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि लबासना पहुंच के ट्रैक में जाएंगे, वो ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा था? सर
टू बी ऑनेस्ट मैं तो एनपीएस से आया था, तो मैंने उससे ज़्यादा टफ चीज़ें की हुई थी। तो फॉर मी इट वाज इजी, बट फॉर पीपल हु वर इन माय ग्रुप, और जिन्होंने पहले नहीं किया था, फॉर देम इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। मेरे लिए भी कुछ एस्पेक्ट में नया था, क्योंकि मैंने कभी हिमालयाज़ वगैरह में ट्रैकिंग नहीं की थी। तो आई ऑल्सो लर्न कि जो है वो आपको किस स्पेस पे चलना है, आपको लोगों को साथ लेके कैसे चलना है, हाउ टू कोऑर्डिनेट। मतलब अगर एक झुंड चल रहा है तो उसमें एक कमांडर होगा, एक जो है वो असिस्टेंट कमांडर होगा, सो दैट दे आर एबल टू इंश्योर कि सब एक साथ चल सके। तो कितने कितने टाइम में हॉल्ट लेना है, कितने टाइम में आपको खाना खाना है। सो लाइक दिस इज समथिंग विच यू लर्न डूइंग द ट्रैक. So the bonding increases a lot. So these are all things which we learned in Himalayan treks, and these were one of the most memorable treks I will say, because उसमें जो है वो जब आप 660 लोग एक साथ चलते हो ना, तो आप इतनी बातें करते हो। लाइक 40 किलोमीटर का हम लोग का भद्राज का एक ट्रैक था, तो वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें जो है वो यू हेल्प पीपल, यू पुल पीपल अलॉन्ग विद यू। तो उसमें बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन सच ट्रैक्स। सो डेफिनेटली पीपल शुड लुक अप टू दिस ट्रैक्स। अच्छा, लबासना का डेली शेड्यूल क्या होता है? लाइक यू गाइस वेक अप एट व्हाट टाइम एंड हाउ मच इज ड्यूरेशन ऑफ द क्लास? क्या रहता है वहाँ पे? सर जैसे सुबह तो पीटी होती है लबासना में, तो उसके लिए वी हैव टू वेक अप एट अराउंड 5, क्योंकि अभी लबासना में शेविंग रूम होता है एंड एक ही वॉशरूम है। सो कोई दोनों में से जो है वो कोई ऐसा पैक्ट बनता है कि एक बंदा पहले उठेगा, एक बंदा बाद में उठेगा। मैं बाद में उठने वाला था। तो जैसे एक बंदा 5 बजे मेरा रूममेट उठता था, एंड देन फिर वो उसने वॉशरूम यूज़ किया, फिर मैं 5:30 को उठूंगा। देन वी हैव टू रन फॉर पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड इज़ द पेन फॉर एवरी कैंडिडेट वहाँ पे, क्योंकि वो लगभग जाते टाइम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब चढ़ के आप वापस आते हो तो वो एक्चुअल में हम डेली बेसिस पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तो क्योंकि 2 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, और मेरा हॉस्टल वाज मोनास्ट्री, तो आई हैड टू क्लाइम बैक टू द टॉप ऑफ द लबासना। तो इसलिए जो है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो आपका 6 से लेट से आप 7:30 या 8 तक आप वापस आओगे अपने रूम पे। देन फ्रॉम 9:30 योर इंडोर क्लासेस विल बिगन। फ्रॉम 9:30 टू लेट्स से 1:10 या 1:15 तक आपकी इंडोर क्लास चलेंगी। देन यू हैव अ लंच ब्रेक ऑफ 1 hour 15 minutes, एंड देन उसके बाद जो है वो यू हैव another indoor session from let's say 2:25 2:30 to 4:30 या 5 तक। उसके बाद you are free to do whatever you want to do, but इतनी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती हैं वहाँ पे that you have to, and if you are interested you will participate in such activities like भारत दिवस होगा, या फिर let's say आपका फेट हो गया, या फिर कोई एथलेटिक्स मीट है, स्पोर्ट्स मीट है। सो यू विल हैव टू गो फॉर दैट, यू विल पार्टिसिपेट। और जनरली पीपल व्हाट पीपल डू इज कि दे पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। सो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन बैडमिंटन। तो मैं जो है वो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो देन आफ्टर लाइक टिल 8 or 8:30 वी विल प्ले और डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। देन वी गो फॉर डिनर, एंड देन आफ्टर डिनर पीपल वट एवर पीपल वॉन्ट टू डू विद देयर पर्सनल लाइक पर्सनल जो भी उनके एंगेजमेंट्स होते हैं, दे कॉल देयर फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी करना है। एंड देन उसके बाद अगर कुछ लेट्स से प्रैक्टिस है या डांस प्रैक्टिस है या कुछ है, तो आफ्टर डिनर यू डू इट, अदरवाइज यू कम इन योर रूम एंड स्लीप। सो दिस इज हाउ नॉर्मल डे ऑफ लबासना इज। सो इट इज़ नॉट वेरी इजी जो हम लोग को लगता है। हाँ, इट्स नॉट सो ग्लॉसी पिक्चर वो बाहर आती है वैसी पिक्चर नहीं होती है। इट्स अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्सपेक्ट एंड इमेजिन इट टू बी। कमिंग टू द मेंस प्रिपरेशन, तो पहले टाइम में यू स्कोर्ड 330s में थे आपके मार्क्स, व्हिच इज वेरी एवरेज, आई थिंक बिलो एवरेज मार्क्स। Below average marks. And finally you scored more than fourth, 435 something. 435. 100 marks jump. 100 marks jump. How did that happen? मतलब 330 से 435 ये जर्नी कैसी है? So that happened in multiple iteration, not in one go. So when I scored 335, at that time I was overconfident because of the overconfidence I didn't know what are the requirements of scoring good marks in GS. So when the result came, even I was shocked because as per me, GS was one of the best papers which I had written. So when that came, I at that time only I contacted you, and you guided me quite well in that preparation. So in the next attempt, I added more value addition. I wrote a lot of papers and I was getting it evaluated. So I was able to reach around 395, 400 something in the second mains. Then again, sir, as we know that GS is like a UPSC is like a seesaw. So in the next attempt, I worked a lot on GS. In 3 papers, I was able to increase my marks by 44. But one paper, GS1, it came down by 30 marks. So overall, there was only net gain of 14 marks. So in next attempt, it was something like 408 or 409. मुझे याद है कि उस अटेम्प्ट में आई थिंक यू वर्कड अ लॉट ऑन योर GS3, बिकॉज़ GS3 में तुम्हारे 74 मार्क्स थे, And it did increase. It increased to 97 marks. 97 But marks. at GS1 जिसमें मेरे ऑलरेडी 104 थे, वो that came to 74.
सो इट वाज लाइक कि सीसॉ काइंड ऑफ अ थिंग है कि जितने बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा कम हो जा रहे हैं। तो ये इशू आता एंड देन फाइनली इन दिस अटेम्प्ट जिस GS1 में कम हुए थे उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, 111 मार्क्स इन GS1 एंड ओवरऑल आई वाज एबल टू स्कोर लाइक 435। सो दिस इज द हाउ द मार्क्स हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस। मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि अगर आपके 104 105 आ गए हैं तो ऐसा नहीं है अगली बार भी उतने आएंगे। Exactly, sir. ये आई थिंक एंड तुम्हारे साथ हर एक फेज में हुआ है, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू तीनों फेज में हुआ है ये। यस सर, इनफैक्ट आई विल से कि जब मेरे 104 मार्क्स आए थे इन GS1, इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वाज लाइक कि यार GS1 के क्वेश्चन वैसे भी रैंडम होते हैं तो उसको इतना पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, तो लास्ट में एक दो पेपर लिख लेंगे एंड आई विल गिव। बट द marks which I got in GS1, I guess among the selected people or the people who cleared mains, I was at the lowest marks in GS1. I scored the lowest marks. So इतने कम हो गए थे, मतलब this can be the major shock which can happen in to you when you ignore any subject. तो मेंस में अगेन अगर हम नोट टेकिंग की बात करें, सो प्रीलिम्स में एज यू हैव सेड कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में व्हाट डू यू थिंक इज अ रेलेवेंस ऑफ वन पेजर और शॉर्ट नोट्स? सर मेंस में आई विल से और ज़्यादा होता है बिकॉज मेंस में पेपर ज़्यादा है एंड आपके पास टाइम नहीं होता है इतना। सो आपके 2 दिन में 4 GS पेपर हैं, सो उसके एंड बीच में गैप जो है वो आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, मतलब मिलता है वैसे 2 घंटे का है बट उसमें होगा ये कि आपको कुछ खाना होगा, आपको रेस्ट करना होगा, तो यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ ब्रेक। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट मैंने जितना भी वैल्यू एडिशन वाला है, लेट्स से अगर मैं GS2 की बात करूँ, सो शेड्यूल कास्ट पे लेट्स से अगर मेरे पास कुछ कंटेंट है जितना वैल्यू एडिशन, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन ऑन वन पीस ऑफ पेपर। ऐसे में OBC SC या फिर जो है वो जैसे पंचायत, लोकल पंचायत पे है तो उस पे मेरे पास जितना वैल्यू एडिशन है एक पेज पे आ जाएगा। सो इन दिस आई यूज्ड टू इंश्योर कि 50 पेजेस में मेरे GS2 के जितने भी वैल्यू एडिशन है वो आ जाए, बिकॉज GS का जो जनरल स्टडीज का मेंस वाला पेपर है उसमें you will be able to write all the generic thing. What you will miss out on will be the value addition things. So you should be able to skim through it in the 1 or 1.5 hour जो भी आपके पास टाइम है। And for that you need to ensure कि आपके पास पेजेस जो है वो 40-50 से ज़्यादा ना हो। अब 200 पेज के बना लोगे तो पन्ने पलटने में ही आपको टाइम चला जाएगा। So that is why it becomes all the more important in GS in the mains paper. इनफैक्ट 7.5-8 मिनट में आपको आंसर लिखना है। Exactly. अगर आप अपने उस टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया होगा एग्जाम से पहले तो बहुत टाइम लगेगा टू रिकलेक्ट थिंग्स। Yes sir. तो उसके लिए आई थिंक नोट्स तो अब जैसे सर GS2 में फेडरलिज्म है, अब उस पे क्वेश्चन आना ही है, अब या तो कंपैरेटिव पे आएगा या कॉम्पिटिटिव पे आएगा, फेडरलिज्म वो पता नहीं लेकिन आना है उस पे। तो उसमें आपके पास पता होना चाहिए कि अच्छा फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो आई हैव दिस कमिटी विच आई हैव टू ब्रिंग इट इन, आई हैव दिस केस स्टडी विच जो मुझे लिखनी है, कंक्लूजन में जो है वो मुझे इस फिलोसफर का जो है वो कोट लिखना है। तो जब तक आपने वो वैसे प्रिपरेशन नहीं की होगी ना कि फेडरलिज्म का मतलब ये एक चीजें लिख के आनी है, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट इन द एक्चुअल एग्जाम। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ही पिन पॉइंटेड सॉर्टेड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मेंस। अच्छा, एक और चीज जो टेम्पलेट्स एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं मेंस आंसर राइट, Yes, sir. वो कितने इंपॉर्टेंट हैं मेंस की तैयारी में? So I think a lot more important because बहुत important है वो, because I will give you one example. Let's say economic geography की बात करें हम लोग, तो economic geography में क्वेश्चन आते हैं कि how will this let's say any calamity what let's say pick up drought, how will drought impact the ecosystem? So I had a framework for this which I used to call BCDEFGHI. So B stands for biodiversity, C stands for climate पे क्या impact है, D से जो है वो disaster कैसे diseases कौन कौन सी आएंगी, E से ecosystem services कैसे impact होंगी, फिर F से जो है वो food insecurity, G से जो है वो ऐसे gender पे क्या impact होगा, H से health पे and I पे inequality पे। So when you have this pinpointed information and framework, you don't take a lot of time to think about it and you can increase the number of points with quality of content. So I had a table for all these calamity and how it will impact on each and every front of these framework. So ऐसे ही मैंने आर्ट एंड कल्चर का बनाया था कि सोसाइटी पे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन 2-3 टाइप के आते हैं कि हाउ वाज द लाइफ एट दैट टाइम और हाउ दिस आर्ट एंड कल्चर रिफ्लेक्टेड द स्टोरी ऑफ पीपल एट दैट टाइम। तो उसका फ्रेमवर्क है भाई, आप सोशो इकोनॉमिक में जो है वो ब्रेक कर लो कि साइंस एंड टेक ऐसा था, इकोनॉमी ऐसी थी, मेजरली एग्रीकल्चर था, ट्रेड इन कंट्रीज से होता था। तो ऐसे फ्रेमवर्क आप बनाओगे ना तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आई रिमेंबर कि आपने भी जो है वो मुझे कुछ फ्रेमवर्क बताए थे कि अगर वे फॉरवर्ड लिखना हो तो उसका मैंने आप ही ने बताया था कि टीपो करके ऐसा बनाना कि टी से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, आई से इंस्टीट्यूशनल क्या है, पी से पॉलिसी वाला क्या है एंड ओ से अदर कुछ अगर तुम्हें सॉल्यूशन आता हो। सो दिस इज हाउ व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू एंड व्हाट आई मतलब मैंने खुद से भी जो है मैं लेके आया एंड आई वाज एबल टू ब्रिंग इट इन द आंसर्स। तो इससे कम टाइम लगता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आंसर आता है, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू राइट एंड रिमेंबर एंड इट बिकम्स ईजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक एंड गिव यू मार्क्स।
So it becomes very important, sir. एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोग एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लिखे हैं, मतलब व्हाट वाज योर स्टेज, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में कितने पॉइंट लिखते थे तुम? Sir, for like अलग पेपर का अलग अलग है. For GS2 and third, I will say for 10 marks, I used to write around 12-13 points. For 15 markers, I used to write around 19-20 points. For third paper, GS third, it can increase up to 25 also, क्योंकि उसमें काफ़ी point मतलब chances होते हैं बढ़ाने के. For GS1, I will say for 10 markers, 11-12 points are enough. 15 markers, 18-19 points are enough. मतलब एक एक दो दो कम कर लो GS1 में. और ethics में जो है वो it depends a lot on quality, not just on quantity. तो आपके जो अगर 10 वाले में आप 8 पॉइंट भी लिख रहे हो, बट दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू वांट टू से एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद द क्वेश्चन, तो आई गेस दैट इज मोर देन इनफ. सो दिस इज हाउ आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग, हर लोग यही तो बोल रहे हैं, इवन शक्ति और भी लोग जो थे वो ये चीज जान लो, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि 12 से कम पॉइंट मत लिखो. मैं हर बार ये बोलता हूँ कि 12 से पॉइंट कम मत लिखो, बिकॉज आप अगर 8 अच्छे पॉइंट लिख रहे हो और दूसरा कैंडिडेट 12-13 पॉइंट लिख रहा है जो कि उतने अच्छे नहीं है बट एटलीस्ट है, डेफिनेटली एग्जामिनर क्योंकि वो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है तो उसको आधा नंबर ज्यादा देगा आपसे. एंड इसमें सर वो भी होता है ना कि लेट से आपने 8 पॉइंट लिखे, उसको जो है वो 2 पॉइंट पसंद नहीं आए, तो उसने 6 पॉइंट ही उसने लिखे. अब आपने लेट से 12 पॉइंट्स लिखे, आप उसको 3 पसंद नहीं आए लेकिन 9 पसंद आ गए, तो ज्यादा नंबर तो ऐसे ही हो गए. प्लस इट शोज कि यू कैन थिंक मल्टी डायमेंशनल, यू कैन थिंक मोर ऑन द स्पॉट एंड यू कैन राइट मोर, कवर मोर डायमेंशंस. तो इट शोज योर मल्टी डायमेंशनैलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द सिविल सर्विस. तो वो भी एक चीज है. प्लस ज्यादा पॉइंट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन दैट पर्सन कि भाई इसने ज्यादा लिखा है तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा दूंगा ना मैं. तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े ज़्यादा पॉइंट लिखो. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर आई विल एडवाइस कि जैसे GS3 में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 30 पॉइंट लिख दी और इतने छोटे पॉइंट भी ना हो जाए कि वो बस नोट लगे कि आपने नोट्स बना दिए. तो एक बैलेंस बनाओ, 25 पॉइंट आप थर्ड पेपर में लिखो, ऐसा भी नहीं कि 30 तक पहुंचा दिया. इनफैक्ट तुम्हें याद हो तो जब थर्ड के बाद आई थिंक यू स्कोर्ड 74 राइट, हाँ. 73. तो व्हेन यू शोड मी योर कॉपी पेपर, मैंने उसमें यही किया था कि तुम पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिख रहे हो और वो 3-3 वर्ड के पॉइंट्स हो रहे हैं, तो वो नोट्स लग रहे थे, वो पॉइंट्स सही नहीं एक्चुअली, वो एक्चुअली नोट्स लग. इसलिए सर मैंने ये बात बोली बिकॉज यू सेड द सेम लाइंस, वो नोट्स नहीं लगने चाहिए, शुड लुक लाइक समथिंग कि हाँ कुछ तो सब्सटेंस है इसमें. तो वो चीज होनी चाहिए. अच्छा, एक हम लास्ट में स्टार्ट करते हैं, एक फन राउंड हमारा एस्पेक्ट है, इसमें विल टॉक थिंग्स अबाउट यू लाइक. तो सबसे पहली चीज तो है योर फेवरेट वे टू रिलैक्स. फेवरेट वे टू रिलैक्स, सो वाचिंग नेटफ्लिक्स. ओके. एंड वन बुक दैट हैज चेंज्ड योर थिंकिंग. द करेज टू बी डिसलाइक्ड. Okay, and that book is all about? So this book is about a talk between a philosopher and a man in his 20s, and the person is not happy. So he talks to philosopher about what he should do. So he talks about that you are unhappy, you don't want to do something because like what we do that people who come from humble background, let's say, they justify their failures or they justify their lower standard in the society because they say that I didn't have a good father. But there are people who are coming from the same background but they are doing exceptionally well. So you are justifying your failures or your incapability to do something so that you don't have mental agony. So you are failing yourself, not the other person. So you should embrace that thing and you should accept that if you really want it, you will do that thing and you will achieve it. So that book, so it changed my perspective about the whole way I used to look at life. अच्छा, एक और चीज है कि are you a foodie by choice? I am not a foodie, sir. I am a very, I will say, I am a person who goes by whatever friends are ordering. So I am not a foodie person. अच्छा, and do you like any kind of food या कुछ है पसंद या बस जो मिल गया? I like aloo paratha and kadai paneer. Okay. Very common Pali dish है. Well, it means you are not a foodie. I'm not a foodie. I'm not a person who choose picks and stuff on. And with respect to movies, do you watch movies? I used to watch a lot of Bollywood movies, but lately after coming in the civil service prep, I have shifted towards more into non-fiction and non-fiction kind of stuff, mostly on the historical aspects. So I watched a lot of historical documentaries on Netflix. So any movie do you think which every UPSC aspirant should watch? Sir, I am not. I won't suggest that they take their decision on that basis, but. I don't know, sir. Like pursuit of happiness is one thing which might help because the journey is long and you have to show perseverance in that. So yes, that might be one of the movie if I have to suggest one. ठीक है. So last question of the day कि how important do you think is the role of mentors or mentorship in this preparation journey?
Sir, I will say a lot because I cannot say that I became success or I achieved success in this exam but just by myself. Yes, I did the hard work, but the direction was given by my mentors, by the seniors of college. Or when it means I obviously you guided me. Or in interview there were people, retired civil servants who helped me shape my answers and shape my thoughts. So without them, it would have been very difficult because it's like roaming in the wilderness. It's like you are in the wilderness until unless some calm hand or some calm person from the top guides you in the right direction, you won't be able to reach where you actually want to reach. So a lot, sir, I will say. So I think with this, we have almost covered everything. We have covered prelims, we have covered mains, interview, we have also covered the training part. So I think every UPSC aspirant should watch this podcast because बहुत clarity आएगी. And it's just not that कि दिव्यांग has talked about कि ये, but he has actually shown you जैसे वो जो mains में answer writing का template था कि उसको हम कैसे use कर सकते हैं. So these are all real advices from somebody who has actually achieved it. वैसा नहीं है कि मतलब he's saying something and he has actually applied these things and he have scored well in prelims, mains and interview. So thank you Divyang for coming for this podcast and I wish you all the very best in your future and I hope you will be a wonderful IAS officer. Thank you for having me here, sir. Thank you.